चलो कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग जो पॉलीगन्स में कुछ क्वाड्रिलेटरल के एरिया बचे हुए थे, जिसमें ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, और एक स्पेशल टॉपिक है स्क्वायरिंग ए रेक्टेंगल, क्या है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉलीगन में एरिया फाइंड करने को बचा था वो फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम सबसे पहले क्या है, एक बार बता दो तो कि ट्रेपीजियम किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा कंडीशन फॉलो करने के बाद कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम बने। बताओ कंडीशन क्या है क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम होने। बताओ कंडीशन क्या है, पता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम होने के लिए क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपीजियम, एक क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपीजियम if एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम कब होगा, if one pair of opposite sides, if one pair of opposite sides are parallel, one pair of opposite sides parallel का मतलब है एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक, हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं जिसमें सपोज ये एक लाइन है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड्स के पेयर हैं, दो पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स, एक ये हो गया अपोजिट साइड्स का पेयर और ये हो, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं, कोई एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, तो उस केस में वो ट्रेपीजियम है। इट मींस दिस इज ABCD a trapezium. One pair, it means AB is parallel to C. अब ABCD के पैरेलल है तो इस केस में ये ट्रेपीजियम है। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वही अभी स्टडी करेंगे। तो ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है उसी के बारे में अभी हम बात करें। तो ध्यान से समझना एरिया फाइंड करने का तरीका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कि ए से पास होने वाला बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ए से पास होने वाला बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो ए से पास होने वाला बीसी के पैरेलल, ठीक है, ये दिख गया। ए से पास होने वाला बीसी के पैरेलल एक लाइन, सपोज इसको हम ई कंसीडर, ठीक। तो ए से पास होने वाला बीसी के पैरेलल, तो अब ये लाइन इसके पैरेलल हो गया और ये वाला लाइन इसके पैरेलल। तो इस तरह से हमारे पास ABCE एक पैरेललोग्राम है। ABCE इज ए पैरेललोग्राम। ABCE एक पैरेललोग्राम। अब ABC पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझना, इसका हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं। डायरेक्ट फार्मूला रटवा नहीं रहे हैं, कैसे आता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इस पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, दैट इज बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो सपोज इन दो पैरेलल लाइन के बीच का हाइट हम h कंसीडर करते हैं, इन दो पैरेलल लाइन के बीच का हाइट हम h कंसीडर करते हैं। तो अब अगर हम CE को बेस कंसीडर करें, तो बेस को अगर हम CE कंसीडर करें इनटू हाइट h, तो h कंसीडर कर लेते हैं। तो ABCE पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ गया CE इनटू h, इसका एरिया CE इनटू h। बेसिक हाइट पैरेललोग्राम का एरिया कैसे आता है हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल ADE का, क्योंकि अगर इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए तो पैरेललोग्राम के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दें तो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो अगेन अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया के बेस को हम DE कंसीडर करें, तो हाइट करस्पॉन्डिंग हाइट ए से सामने वाले का ये जो हाइट हो जाएगा वही होगा जो ये h है। तो इस
ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल, ADE क्या निकल के आता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज हाफ इनटू बेस, तो दैट इज DE इनटू हाइट। क्या? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CE इनटू H मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ D इनटू H मिला। अगर इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए तो इस ट्रायंगल का और इस पैरेललोग्राम का एरिया प्लस कर देंगे, तो देखो क्या आता है, फाइन। ठीक, समझ। तो अब टोटल एरिया की बात करते हैं, क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या निकल के आता है, इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CE into H प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ ऑफ DE into H। समझना, हम फार्मूला बनाएंगे तो दैट इज इक्वल टू, अब इन दोनों में H है जो कॉमन, तो H कॉमन लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, CE प्लस DE डिवाइडेड बाय 2। समझते जाना, C यहां से मिल गया और D डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से 2 कॉमन, 2 एलसीएम ले लिया गया तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ CE प्लस DE। नाउ दिस इज इक्वल टू, तो H इनटू इस ट्वाइस ऑफ CE को C प्लस C दो बार लिखो, CE प्लस CE और प्लस DE ऑलरेडी है तो प्लस DE डिवाइडेड बाय 2। तो देन दैट इज इक्वल टू H इनटू, नाउ CE को एज इट इज छोड़ देते हैं एक बार, C प्लस D, तो देखो CE प्लस DE तो कंप्लीट CD के इक्वल हो जाएगा, तो इस CE प्लस D को CD के इक्वल लिख रहा है। ठीक है, CD प्लस DE इज इक्वल टू CD। अब यहां से ये जो CE है, अब ABCE पैरेललोग्राम में CE साइड AB के अपोजिट है, तो डिफरेंट है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो AB का वैल्यू C के इक्वल होगा, तो इस C को AB से रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 भी लिखते चले जाना है। तो अब H बाय 2 इनटू इस C को हम AB से रिप्लेस कर दें, तो दैट इज AB प्लस CB। अब देखो, ट्रेपेजियम जो हमने कंसीडर करा था, उस ट्रेपेजियम के अपोजिट मतलब जो पैरेलल साइड्स का पेयर है वो AB और CD ही है। ये लाइन हमने इसके पैरेलल सेलेक्ट करा ट्रेपेजियम में, तो AB एक पैरेलल साइड है, CD दूसरा वाला पैरेलल साइड है, उसके सामने वाला H इस ट्रेपेजियम में उन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है, मतलब हाइट बोल रहे हैं, और हाफ वो तो कांस्टेंट था। तो हम यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या लिख सकते हैं, हाफ इनटू sum of parallel sides, half into sum of parallel sides। एक ट्रेपेजियम में हाफ इनटू AB प्लस CD क्या है, AB प्लस नीचे वाला CD, इसी को हम सम ऑफ पैरेलल साइड लिख रहे हैं। ठीक है, हम इसी को सम ऑफ पैरेलल साइड लिख रहे हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब ये जो H है तो वो क्या है, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, तो इनटू इसी में मल्टीप्लाई कर देना है हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो निकल के आ जाता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अगर पहले से पढ़ा हुआ होगा तो ये तुमको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, ये निकल के आए हाफ ऑफ, सॉरी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो जब भी कोई ट्रेपेजियम मिले तो उसमें ट्रेपेजियम की पहचान क्या है, सब देखते हैं। ट्रेपेजियम की पहचान क्या है, सबसे पहले कि उसमें अपोजिट साइड मतलब कोई एक पेयर एक दूसरे के पैरेलल है। अगर एक पेयर एक दूसरे के पैरेलल है उस केस में, एक पेयर एक दूसरे के पैरेलल है उस केस में एरिया का फार्मूला हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो दोनों पैरेलल साइड है उनके लेंथ का समेशन इनटू हाइट। तो कौन सा हाइट, ट्रेपेजियम में दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को ही हाइट कंसीडर करा जाता है। तो हाइट का मतलब दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन
तो आई थिंक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकल के आता है, एक पैरेललोग्राम में और ट्रायंगल में डिवाइड करके, और फार्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सॉरी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट कैसे आया, ये क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक, इसको नोट कर लो। हो गया। अब देखो ट्रेपीजियम का तो मिल गया। अब ये जो ट्रेपीजियम है इसी में एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं क्या, एक होता है आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम किसको बोलेंगे, ये जो ट्रेपीजियम दिख रहा है ना, ये अपोजिट मतलब जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम, तो ये दोनों तो हमने पैरेलल साइड कंसीडर करा, और जो नॉन पैरेलल साइड है क्या, एक बीसी है और एबी है। अब इन दोनों नॉन पैरेलल साइड का भी लेंथ इक्वल हो जाए तो उसको हम आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम में क्या है, ये ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाएंगे तो वो आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ठीक है? इसी में स्पेशली हम अप्लाई करेंगे कुछ कंडीशन, मतलब इसको हम एक डेफिनेट लेंथ का, इसको डेफिनेट लेंथ का कंसीडर करें, ठीक? एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम, आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम का एरिया क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले बात, आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होता क्या है इसको समझो। ये ट्रेपीजियम, a trapezium whose non-parallel side, is equal in length, ठीक? अब अगर हम उसके डायग्राम की बात करें तो वो कैसा है, तो अब यहां पे तुमको दिख रहा होगा कि ये साइड इसके इक्वल, ठीक? इसमें नाम रख लिया ए बी सी डी। अब ये इसके इक्वल है और ये तो ऑलरेडी पैरेलल होता है। अब इसका एरिया चाहिए। अब इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम में इसका पूरा लेंथ ये 2a के इक्वल और ये पूरा लेंथ 2b के इक्वल, और जो इक्वल साइड है उसको हम c से कंसीडर करते हैं, और हम इसका एरिया फाइंड, इसका एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फार्मूला वही हम लोग यूज करते हैं। फार्मूला जो हमारे पास है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट,
हम उसी से यूज करेंगे और इसी को हम ब्रह्मगुप्त के फॉर्मूले से भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जो ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल के लिए था ना, एस के फॉर्म में, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। लेकिन पहले हमने जो अभी किसी भी ट्रेपीजियम के लिए एरिया कैलकुलेट करा है, उसी फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो यहाँ पे ट्रेपीजियम है, मैं उसी की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या है, AB है और CD है, तो 2A प्लस 2B, क्योंकि हमने पैरेलल साइड के लेंथ को फिक्स कर दिया है। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो अब हम हाइट की बात करें तो हाइट अभी तक इसका पता ही नहीं, क्योंकि हमने इसके चारों लेंथ को दे रखा है, हाइट नहीं दिया। अगर आइसोस्केलेस में चारों लेंथ भी दे रखा है, मतलब जो नॉन पैरेलल साइड इक्वल इन लेंथ है, अगर वो भी पता है तो हम हाइट पता कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझना। तो अब हाइट पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हाइट पता करने के लिए यहां ए पॉइंट जी BC के पैरेलल एक लाइन, ठीक, तो ए पॉइंट से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। तो ये वाला ऐसे ही पैरेलल था और ये भी पैरेलल हो गया इससे। तो जब ये लाइन भी BC के पैरेलल हो गया तो ये पैरेललोग्राम हो गया। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ध्यान से समझना, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इस केस में ये लेंथ अगर C है तो ये वाला लेंथ भी C हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल लेंथ होती है। तो ये C है तो ये भी C हो जाएगा। हमने करा क्या, A पॉइंट से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करा। अब जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करा तो ये और ये पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल से पैरेलल था। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। और जब पैरेललोग्राम की बात करें तो उसमें और क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। तो अगर इसका C है तो इसका भी C कंसीडर करा जा सकता है। तो इस तरह से ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। अब इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल में हम A पॉइंट से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद अब यहां से ये जो दो ट्रायंगल बनता है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। कैसे, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस दोनों का सेम हो गया और एक साइड कॉमन है और एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो RH इससे दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो डिफरेंट है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। तो अब सोचो ध्यान से कि टोटल लेंथ 2B है ये और ये 2A है, तो ये वाला लेंथ भी यहां से यहां तक 2A हो जाएगा। तो इट मींस ये जो लेंथ है यहां से अगर इसको E कंसीडर करें तो ये जो DE का लेंथ है वो DE कितना हो जाएगा, 2B माइनस 2A, 2B माइनस 2A डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा लेंथ हो जाएगा। अब ये 2B माइनस 2A हो गया, तो 2B माइनस 2A कितना हो गया, A माइनस B, सॉरी B माइनस A, 2B माइनस 2A बाय 2, मतलब हाफ। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, बाय 2 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हाफ ऑफ द लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान से समझिए। तो ये जो 2B माइनस 2A हो गया, ये पूरा लेंथ हो गया। तो अब ये वाला लेंथ केवल यहां से यहां तक कितना हो, तो वो 2B माइनस 2A होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब B माइनस A के इक्वल होगा। तो B माइनस A कौन सा लेंथ हुआ, ये वाला लेंथ हुआ। तो इस तरह से ये जो हाइट तुमको दिख रहा है, सपोज इसका हम नाम m रख लेते हैं, तो अब ये वाला जो हाइट दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम से am क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस b माइनस a होल स्क्वायर। मतलब abc ये लेंथ और ये लेंथ गिवन था, हम उसके हेल्प से हाइट पता कर लिए। am इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस b माइनस a होल स्क्वायर। क्लियर है बात, कैसे आए? यस सर। ठीक है, तो अगर ये हाइट आ गया तो सोचो, अगर ये हाइट आ गया है तो यहाँ पे हम हाइट में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, अब ये 2 यहाँ से कॉमन ले, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और हाइट जो आया वो स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस b माइनस a होल स्क्वायर आ गया। 2 and 2 gets cancelled. It means area of isosceles trapezium is a plus b into
सी स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए डी होल स्क्वायर। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम को मिलेगा। अब ये ध्यान रखना है, ये तो फार्मूला मिला जिसमें तुमको जानना होगा कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो जो 2a हमने कंसीडर करा है वो छोटा वाला साइड लेंथ, जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में, तो जो स्मॉल पैरेलल साइड है वो 2a है, जो बड़ा वाला पैरेलल साइड वो 2b है, और जो नॉन पैरेलल साइड इक्वल इन लेंथ है वो c के इक्वल है। तो ध्यान रखना है, a b गलती से यूज नहीं करना है। A small parallel side to A, big parallel side to B, and the non-parallel side is equal to C. ऐसे केस में area of isosceles trapezium का फॉर्मूला याद रखना है, square root of AB, sorry, not square root of AB, AB into square root of C square minus B minus A the whole square. Clear बात? ठीक है? Yes sir. ठीक है, इसको नोट करो और हम इसी का डेरिवेशन करेंगे। मतलब एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम विद द हेल्प ऑफ ब्रह्मगुप्त फार्मूला। ब्रह्मगुप्त ने जो फार्मूला एक क्वाड्रिलेटरल के लिए उसके चारों साइड्स के फॉर्म में दिया था, हाफ ऑफ द पेरीमीटर के फॉर्म में, उसी के हेल्प से हम यही एरिया वापस फिर से फाइंड करेंगे। सही हो गया। अब इसी के बाद एज ए क्वेश्चन कैलकुलेट, क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम with the help of ब्रह्मगुप्त फार्मूला। तो अब कैलकुलेट करना है ब्रह्मगुप्त फार्मूला से एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। तो अब अगेन जो हमारे पास आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, इसको एक बार फिर से ड्रॉ करें। अभी जो साइड लेंथ है वो इसमें और हम कुछ कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और कंसीडर नहीं करेंगे कि ब्रह्मगुप्त फार्मूला केवल ये कहता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड का लेंथ पता है तो हम इसमें ब्रह्मगुप्त फार्मूले से एरिया पता कर सकते हैं। और एरिया
क्या है? सबसे पहले हम s फाइंड करते हैं। s इज व्हाट? द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या है? 2a plus 2b, 2a plus 2b plus c plus c equals 2c किया जाएगा। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इट मींस s का वैल्यू a plus b plus c by 2 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्त फार्मूला एरिया इज इक्वल टू व्हाट? एरिया किसके इक्वल है? तो s minus a into s minus b into s minus c into s minus b इसी के इक्वल होता था। जहां पे a b c d क्या है यहां पे? तो a b c d ब्रह्मगुप्त फार्मूले में साइड्स की बात करते हैं, साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में a b c d उनके साइड्स को डिनोट कर रहा है, तो उस केस में ब्रह्मगुप्त के अकॉर्डिंगली एरिया का फार्मूला ये था। अब इस फार्मूले से जो अभी हम आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड किए थे a plus b into square root of b square minus c minus a sorry c square minus b minus a the whole square, वही इससे आता है कि नहीं हम यही वेरीफाई करना चाहते हैं। तो अब चलो इसमें अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो स्क्वायर रूट ऑफ s minus a, इसका मतलब a plus b plus c, s का वैल्यू और माइनस a, तो इसको पुट करते समय ध्यान रखना a b c d का वैल्यू। a क्या है? तो मान लो a को हमने एक साइड 2a कंसीडर करा, तो ये -2a हो जाएगा, ठीक। फिर s minus b, तो a plus b plus c, तो इसमें s minus b मान लो एक साइड को हमने 2b कंसीडर करा, तो ये 2b। s minus c, तो एक साइड को फिर चौथे साइड को भी c, तो s minus c में a plus b plus c minus c आ जाएगा, और फिर चौथे s minus d में भी a plus b plus c minus c आ जाएगा। क्योंकि दो साइड का लेंथ सेम है, तो इस बार c और d का वैल्यू c और c कंसीडर कर रहे हैं वहां से, और बाकी 2a और 2b क्या है? बाकी के दो लेंथ। तो ये फार्मूला कैसे पुट करा गया ब्रह्मगुप्त का इस आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में, ये क्लियर बात? अब इसी को सॉल्व करें, क्लियर है? फिर ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के बाद समझते हैं, एक बार a plus b plus c minus 2a है, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर? दिस इज minus a plus b plus c। ये क्या आ जाएगा? a plus b plus c minus 2b, दैट इज a minus b plus c। फिर यहां से c और c कैंसिल, c और c कैंसिल, तो ये मिल गया a plus b into a plus b, यहां भी तो ये होल स्क्वायर। अब इसको बाहर कर दो, a plus b होल स्क्वायर, तो a plus b बाहर आ गया, और दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, अब समझो यहां पे जो टर्म दिख रहा है c ही है जो इसका साइन फिक्स है, तो हम c को पहले लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद c plus b minus a, c plus b minus a, इसको हम बस अरेंज करके लिखें, c plus b minus a, और फिर इसको हम लिख रहे हैं c minus b minus a। ध्यान से समझना, c इसको अगर हम ऐसा लिखें c minus of b minus a, तो c minus b plus a हो जाएगा इसी के इक्वल। तो हमने इस टर्म को इसके इक्विवेलेंट लिखा है। यह लिखने का कारण क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर हम a plus b into a minus b के फॉर्मेट, जैसे x plus y into x minus y के फॉर्मेट में लिख सके। तब यहां से ये क्या लिखा जा सकता है? a plus b into स्क्वायर रूट ऑफ, बस सिंपलीफाइड रिप्रेजेंटेशन के लिए काम कर रहे हैं, x plus y into x minus y, तो दिस इज c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो c स्क्वायर माइनस b माइनस a की होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने जो अभी कैलकुलेट करा था एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, वो यही निकल के आया था, यही आया था ना? यस सर। ठीक, तो यही है। अगर तुमसे कभी भी प्रूफ करने को भी कह दिया जाए कि प्रूफ एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम बाय ब्रह्मगुप्त फार्मूला, तो हम ये काम कर लेते, और ये याद रखना हमेशा। लेकिन याद रखने के अलावा फार्मूले के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में 2a 2b और c कंसीडर करते हैं, इसको a b c नहीं कंसीडर करते। दिस इज 2a, दिस इज 2b, दिस इज c, दिस इज c। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मान लो एक आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम का एरिया तुमसे पूछ दिया,
जिसमें ये बोला गया कि इसका लेंथ 6 है, इसका लेंथ 10 है और ये दोनों का लेंथ 5। एरिया पता, तो जब इसका एरिया अगर हम लिखेंगे तो एरिया क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a प्लस बी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक बात। तो अब ध्यान रखना है किसको क्या पुट करेंगे, तो ये जो लेंथ है 6a वो 2a के इक्वल है और 10 2b के इक्वल है और ये 5 जो दोनों है वो दोनों के दोनों सॉरी c के इक्वल। तो जब c के इक्वल है तो अब इसमें पुट करो a प्लस b, तो a का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, अगर 2a इज इक्वल टू 6 है तो a का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा, तो 3 प्लस b, तो b का वैल्यू क्या 10 जो दिया हुआ है वो 2b का वैल्यू है तो b 5 हो जाएगा, 3 प्लस 5 ये स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस, तो दिस इज 5 स्क्वायर माइनस b माइनस ab होल स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है 5 माइनस a का वैल्यू 3, 5 माइनस 3b होल स्क्वायर, तो दिस इज 3 प्लस 5 into square root of 5 square minus 5 minus 3, तो 5 minus 3 2 the whole square is ये हो गया, तो 3 plus 5 ये हो गया 8 square root of this is 25 minus 4 plus 8 into square root of 21, यही हमारा एरिया ऑफ एक्सिस्टेंस ट्रेपेजियम। तो हम इसलिए ये बताएं कि अगर कोई साइड लेंथ 6 और 10 दे दिया जाए तो a के बदले 6 और b के बदले 10 नहीं यूज करना, बस a उसका हाफ हो जाएगा जो भी साइड लेंथ और b फिर इसका हाफ होगा और c इन दोनों साइड लेंथ के इक्वल। क्लियर बात? ठीक है, नोट कर दो। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में। छः हो गया। अब हम आते हैं एरिया ऑफ रूबस। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ रूबस। सबसे पहले ये बता रोम्बस किस तरह का क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए क्वाड्रिलेटरल टू बिकम रूबस। एक क्वाड्रिलेटरल को रूबस बनने के लिए वो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, एक क्वाड्रिलेटरल को रूबस बनने के लिए वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल फुलफिल करना चाहिए, बताओ। इसमें चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए और अपोजिट, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये सब कुछ कंडीशन, चारों साइड इक्वल हो गए तो वो रूबस हो, चारों साइड बस इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल वो अपने आप हो जाए। तुम जैसे पैरेललोग्राम का डेफिनेशन पढ़ो तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, जिसमें से एक है पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बस। लेकिन रेक्टेंगल में ये नहीं होगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल ओनली बोल देना का, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बोलना होगा एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब वो रेक्टेंगल, तब वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल बनता है। लेकिन ओनली पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बस वो पैरेललोग्राम। ये भी बोल सकते हैं पैरेललोग्राम इज व्हाट ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो भी पैरेललोग्राम। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में तो वो डेफिनेटली आमने सामने वाले साइड इक्वल हो जाएंगे, वो बताने की, ठीक है, वो प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो एरिया ऑफ रोम्बस में सिंपल क्या है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल फोर साइड्स आर, all four sides are equal in length, चारों साइड्स लेंथ में इक्वल होंगे,
अब तुम बोलोगे कि ये तो स्क्वायर का भी कंडीशन है, स्क्वायर का ये केवल नहीं है, इसके अलावा उसके सारे एंगल 90 डिग्री ही होने चाहिए, ये भी उसके अलावा उसके सारे एंगल 90 डिग्री ही होने चाहिए। अब एक तो रुमस का ये डेफिनेशन ऑल एंगल सॉरी ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल, उसके अलावा तो ये भी बोल सकता है एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तुम ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसका डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब वो जाकर के रूपस हो जाएगा। दूसरा डेफिनेशन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच diagonals quadrilateral in which diagonals are perpendicular to each other, एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर। तुम ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो जिसके डायगोनल्स को परपेंडिकुलर दिखाना है, वो दिखाते समय उस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स तुमको इक्वल बताने ही पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, कई बार जब कोई भी चीज पढ़े ना तो तुम उसका उल्टा करने की कोशिश करो, कर पाते हो कि क्या बोला, हमको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका ये डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक। हम चलो ये बोला कि चारों साइड इसका सेम ही हो जाए, हम चलो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए रेक्टेंगल, अगर इसका डायगोनल तो डायगोनल इसका 90 डिग्री दिख ही नहीं, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री दिख ही नहीं है, 90 डिग्री इसको भी दिखना चाहिए, इसको भी दिखना चाहिए, वो देख ही नहीं रहा। तो 90 डिग्री करने के लिए क्या करना होगा, इस डायगोनल को ऐसा कि इसको इधर शिफ्ट हो जाए, या ये इधर शिफ्ट हो जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए, ऐसा कुछ करना होगा, इधर शिफ्ट हो जाए, तभी ये थोड़ा बढ़ेगा तो कम होकर के 90 होगा। तो जैसे ही कम करेंगे ना तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो सोचो इसके साइड को बढ़ा देगा, और ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा तो इस साइड को घटा देगा, और वो सिचुएशन वही हो जाएगा कि जब मिलकर के ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगे तब जाकर के वो डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स को जो परपेंडिकुलर करने की कोशिश करते हैं उनके चारों साइड्स को इक्वल इन लेंथ लेना ही पड़ता है, ये ध्यान। तो ये रूमस की प्रॉपर्टी। आवाज आ रही है क्या, एक बार बता दो। आवाज आ रही है, एक बार बता दो, आवाज नहीं आया। यस सर। ओके ठीक। क्वाड्रिलेटरल इमेज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये ध्यान रखना ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ रहेंगे तभी वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस हो जाएगा। फिर दोनों डायगोनल्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तब भी वो रोम्बस हो जाएगा, ठीक। चलो, तो अभी हम इसी रोम्बस का एरिया फाइंड करने वाले हैं, इसी रोम्बस का अभी हम एरिया फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड होगा। तो पहले हम रोम्बस बना लें एक बार। ये रोम्बस
ठीक है, रोम्बस में इट मींस ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, इक्वल लग रहा है, ये रोम्बस है हमारे पास, इस सबका साइड लेंथ हम ए कौन से, ठीक, और इसमें जो डायगोनल्स वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट सकते हैं, ये डायगोनल्स, दिस इज ए बी सी एंड, अब इस रोम्बस का एरिया फाइंड कर, इस रोम्बस का एरिया तो ध्यान से समझते हैं, अगर ये ए है, ये भी ए है, ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें हम उससे एरिया पूछेंगे, तो एरिया फाइंड करने के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको ट्रायंगल तो दिख रहा है, ऑफ कोर्स हमको यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, तो सोचो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है हमारे पास, ये वाला, ये ट्रायंगल और जो अदर टू एक ट्रायंगल ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा, यस और नो, ये साइड सेम है और ये वाला, सॉरी, ये साइड सेम है और ये वाला साइड कॉमन है, तो एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर दें वो हो जाएगा, क्लियर बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो सर। ठीक, तो अब अगर हम ऐड कर भी सकते हैं, इसका निकाल करके भी इसमें ऐड करते बात, तो अब देखो, अब इस ट्रायंगल में जो शेडेड तुमको दिखाया गया उसमें ध्यान ऑब्जर्व करना, ध्यान, ए साइड ये वाला है, ठीक है, ये ए साइड ये वाला, ठीक, अब इसका हाइट मान लो ये ओ है, तो इसका हाइट सी ओ ले, ठीक है, तो एरिया ऑफ, समझना है यहां से, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, तो CBD ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस, हम BD को कंसीडर करें तो बेस BD इनटू हाइट CO को कंसीडर, तो हाफ ऑफ बेस BD इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट CO, और दूसरी बात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो ABD का एरिया है तो हाफ ऑफ, अगेन इसको बेस कंसीडर कर रहे हैं BD, तो करस्पॉन्डिंग हाइट AO हो जाएगा, AO, अब इस तरह से हमने दोनों ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट किया, अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करें, डायरेक्टली ऐड कर दें, मतलब दिस ट्रायंगल एरिया, तो ना अब इन दोनों को ऐड करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, अब इन दोनों को ऐड करें, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ BB इनटू CO प्लस हाफ ऑफ BB इनटू AO, ये आ जाने के बाद अब देखो, ठीक, अब इन दोनों में हाफ ऑफ BD कॉमन, तो हाफ ऑफ BD कॉमन ले तो CO प्लस AO आ जाएगा, हाफ ऑफ BD इनटू AO प्लस CO क्या है, AO प्लस CO दैट इज AC, और इस रुम्बस में ED एक डायगोनल है और AC एक डायगोनल है, तो एरिया ऑफ रुम्बस हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब एक रुम्बस में एरिया पता करना है तो दोनों डायगोनल्स के लेंथ को मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देंगे, इट मींस फाइनली एरिया ऑफ रुम्बस क्या निकल के आता है, एरिया ऑफ रुम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 डायगोनल D1 इनटू D2, D1 D2 क्या है, दोनों डायगोनल्स का लेंथ,
तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आ गया हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लाइट। क्लियर बात? यस सर। ठीक है, इसको तो सारे क्वाड्रेटिक एरिया खत्म हो गए। से हो गया। तो अब एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में नहीं, मतलब एरिया से एसोसिएट, तो पुराने टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट किया, स्क्वायरिंग ऑफ डिफरेंट टू फिगर्स टाइम से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ डिफरेंट टू फिगर्स से? एंड हियर वी विल स्टडी स्क्वायरिंग ए रेक्टेंगल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायरिंग ए रेक्टेंगल? स्क्वायरिंग ए टू डायमेंशनल शेप का मतलब क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में नया ऐड किया गया ये टॉपिक, ठीक है, तो हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। ये नया चीज पढ़ा, स्क्वायरिंग ऑफ एनी बी सी। इसका मतलब क्या है? कई बार स्टूडेंट समझ नहीं पाता स्क्वायरिंग ऑफ एनी टू डी फिगर का मतलब। स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर तो आप लोग समझते हैं कि नंबर का स्क्वायर करना है, उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो स्क्वायरिंग ऑफ दैट नंबर। अब स्क्वायरिंग ऑफ टू डी फिगर का मतलब अच्छे से समझना। ये जो टॉपिक पहले एंशिएंट टाइम मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कैसे प्रोग्रेस कर रहा था, तो वहीं से ये आइडिया हम लोग तक पहुंचाने की कोशिश की। वो क्या आइडिया है उसको समझते हैं। मान लो हम कोई भी टू डी फिगर बना दे। अब कोई भी टू डी फिगर बना दे, अगर सपोज हम एक सर्किल, ठीक, हम एक सर्किल, ठीक, फिर मान लो हम एक ओवल शेप बना देते। अब अगर एक ओवल शेप बना देते, फिर मान लो हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। समझना, हम कोई भी टू डी फिगर की बात, फिर मान लो हम कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, रैंडम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। फिर मान लो कोई एक पेंटागन बना देते हैं। कोई हेक्सागन बना देते हैं। अब इनके स्क्वायरिंग की बात, हमने स्क्वायर से बनाया भी, इन्हीं का तो स्क्वायरिंग करना। तो अगर हम किसी भी टू डायमेंशनल फिगर के स्क्वायरिंग की बात करते हैं, उसका मतलब कि इसका जो भी एरिया रहा होगा, मान लो इस सर्किल की अभी हम बात कर रहे हैं, इस सर्किल का एरिया है 10 स्क्वायर यूनिट। तो स्क्वायरिंग ऑफ दिस सर्किल का मतलब, स्क्वायरिंग ऑफ दिस सर्किल मींस वी हैव टू फॉर्म, इसको हम लिख रहे हैं पब्लिक, स्क्वायरिंग ऑफ
Squaring of this circle means form form a square whose area is equal to 10 स्क्वायर। समझना, एक समझ आ जाएगा, बाकी समझ आ जाएगा। अगर एक सर्किल है जिसका की एरिया है 10 स्क्वायर यूनिट, अगर इसके हम स्क्वायरिंग की बात करते हैं, इस फिगर के स्क्वायरिंग की बात करते हैं, इसका मतलब वी हैव टू फॉर्म ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एक स्क्वायर बनाना है जिसका की एरिया 10 स्क्वायर यूनिट इक्वल है। अब अगर मान लो ये 2D फिगर है, इसका एरिया है 8 स्क्वायर यूनिट, इसको अगर स्क्वायरिंग करना है, इसका मतलब वी हैव टू फॉर्म ए स्क्वायर, इसी के इक्विवेलेंट स्क्वायरिंग ऑफ दिस टू फिगर का मतलब वी हैव टू फॉर्म ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। तो हमने जब इस ओवल शेप के एरिया के इक्विवेलेंट एक स्क्वायर बनाया जिसका एरिया वही है जो इस ओवल शेप का एरिया है, इसका मतलब हमने इस 2D ओवल शेप को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग ऑफ 2D फिगर का मतलब यही है वी हैव टू फॉर्म ए स्क्वायर whose area is same as the given 2D shape। जो उस 2D शेप का एरिया दिया गया है वही एरिया के इक्वल एक स्क्वायर बना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्वायरिंग ए 2D फिगर। तो आई थिंक ये तुमको पता चल गया होगा कि स्क्वायरिंग ऑफ 2D फिगर का मतलब। क्लियर बात? ये सब तो क्लियर बात? यस सर। एक बार बताओ। यस सर। अब ये चीज आखिर इंपॉर्टेंस की, जब एंशिएंट टाइम पे मैथमेटिक्स पढ़ा जाता था या इवन अभी तक मैथमेटिक्स का ब्यूटी ये है कि हम मैथमेटिक्स पढ़ते समय एग्जैक्टली मैथमेटिक्स अपने चारों तरफ में प्रेजेंट कांस्टेंट को ढूंढ रहे हैं। मैथमेटिक्स में मेरा पूरा कंसंट्रेशन लास्ट में एक कांस्टेंट ढूंढने पे होता है। नेचर क्या एक डेफिनेट रूल को, कांस्टेंट को फुलफिल कर रही है, वही ढूंढ रहा है। तो शुरुआत में स्क्वायर एक बहुत ही मतलब पहले ऑब्जर्व करा जाने वाला एक डेफिनेट शेप था जो नेचर में पाया जाता था। तो अब ये स्क्वायर शेप था, तो बाकी जितने भी फिगर मिले तो लोगों ने देखा कि हम उन फिगर को स्टडी करने के बजाय, रीजन को स्टडी करने के बजाय उनका स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग का मतलब एक ऐसा स्क्वायर बना लो जिसका एरिया उतना है जितना कि उस 2D शेप का। तो स्क्वायरिंग एनी 2D फिगर का कॉन्सेप्ट वहीं से आया जो हम लोगों को एनसीईआरटी में एक स्पेशल स्क्वायरिंग पढ़ना है, स्क्वायरिंग रेक्टेंगल। तो अभी हम उसी का प्रोसेस जानें कि मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया ए बी दिया हुआ है, जिसमें लेंथ ए है और ब्रेड्थ बी है। अब उस रेक्टेंगल का स्क्वायरिंग करना है, मतलब अब एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया ए बी के इक्वल होगा। तो हाउ वी कैन स्क्वायर ए रेक्टेंगल, इसी को समझते हैं। तो कई बार ये वर्ड जो हमने सेंटेंस बोला ना, हाउ वी कैन स्क्वायर ए रेक्टेंगल, कई बार पहली बार में स्टूडेंट सुन के सोचता है कि क्या सर टीचर ने कुछ गलत बोला या कहीं स्टूडेंट ने पढ़ा के कुछ गलत पढ़ दिया कि स्क्वायरिंग ए रेक्टेंगल का क्या मतलब है। तो स्क्वायरिंग ए रेक्टेंगल या 2D फिगर का मतलब आई थिंक समझ पाए होंगे। तो अभी हम स्क्वायरिंग ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अब वहीं से हम आगे स्टार्ट, ठीक है? जो को पढ़ना वही है एग्जैक्टली स्क्वायरिंग ऑफ रेक्टेंगल। तो स्क्वायरिंग ऑफ रेक्टेंगल पढ़ते समय ये ना लगे कि केवल रेक्टेंगल का ही स्क्वायरिंग किया जा सकता है, हम किसी भी 2D शेप का स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑफ रेक्टेंगल समझना, इसमें ज्योमेट्री भी है और कैलकुलेशन भी है, अलजेब्रा के कुछ फार्मूले भी हैं, ठीक है? तो ऑब्जर्व करके अच्छे से इसको समझना। तो पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते, ठीक है बात, ताकि हम इसमें रेक्टेंगल
अब ध्यान से समझते जाना रेक्टेंगल क्या क्या है। हमने एक रेक्टेंगल चूज किया, जिस रेक्टेंगल का नाम हम रख लेते हैं ए बी सी। अब इस रेक्टेंगल में लेंथ को ए कॉन्सिडर कर रहे हैं, दिस इज कंप्लीट ए, इसको हम ए कॉन्सिडर करना है, मतलब लेंथ ए बी इज इक्वल टू ए और ए डी इज इक्वल टू ये हम चूज करें, ये कंप्लीट लेंथ ए की, ठीक, और ये कंप्लीट लेंथ ये हम कॉन्सिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, मतलब लेंथ है जो ब्रेड्थ से बड़ा है। ये रेक्टेंगल है। अब इसका एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो गया, तो एरिया इज इक्वल टू ए। नाउ फॉर स्क्वायरिंग दिस रेक्टेंगल का मतलब क्या, फॉर स्क्वायरिंग दिस रेक्टेंगल means what, means form a square, form a square whose area is equal to a। और सोचो, हम भी एक रेक्टेंगल चूज कर, जिस रेक्टेंगल का लेंथ a है और ब्रेड्थ b है। अब इस रेक्टेंगल का स्क्वायरिंग कर, तो इस रेक्टेंगल के स्क्वायरिंग का मतलब ये है कि वी हैव टू फॉर्म ए स्क्वायर, मींस व्हाट, फॉर्म ए स्क्वायर whose area is equal to AB। AB एरिया वाले रेक्टेंगल का स्क्वायरिंग का मतलब एक स्क्वायर बना दो। अब किस साइड लेंथ का बनेगा ये पता, तो लेकिन एक स्क्वायर बना दो जिस स्क्वायर का एरिया AB के इक्वल हो, तो स्क्वायरिंग ऑफ रेक्टेंगल है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले स्क्वायरिंग ऑफ रेक्टेंगल का मीनिंग क्या है ये क्लियर है, यस और नो बता दो। यस है। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे, ठीक बात, तो अब करेंगे कैसे उसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके समझो। अभी कुछ मत लिखना, मेरे साथ बने रहो, प्रोसेस डायग्राम पे डिस्कशन। तो पहले क्या करना है, ये जो एडी लेंथ है बी है, एडी बी के इक्वल है, तो अब बी लेंथ का ही हम डी से एक और पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, मतलब बी से कुछ एक डिफरेंट डिस्टेंस पे ई पॉइंट चूज कर ले रहे हैं, और कितना दूर वो पॉइंट चूज करेंगे, वो पॉइंट हम इतना दूर चूज करेंगे कि वो बी के इक्वल। ठीक, शुरुआत में ये जो पूरा का पूरा लेंथ है वो ए के इक्वल, समझना, ये पूरा लेंथ तो ए के इक्वल है और ये पूरा लेंथ बी के, ठीक है बात। अब हमने क्या करा कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बस समझते हैं। अब इस क्यों ऐसा कर रहे हैं वो आगे क्लियर हो, तो अभी बस बने रहे। डी पॉइंट से बी डिस्टेंस पे हमने पॉइंट ई चूज करा, और अब इस डीई को एक स्क्वायर का साइड एज्यूम कर, इस डी को क्या करना है, एक स्क्वायर का साइड एज्यूम कर लो। तो साइड एज्यूम करोगे तो यहाँ पे ये बी बी, तो यहाँ से तो आसानी से हम ये बना सकते हैं रेक्टेंगल, यहाँ से तो हम आसानी से ये बना सकते हैं। तो अब ध्यान से समझो करना क्या है, ये हमने बी ले लिया, एक बार हमको कॉन्सेंट्रेट करने दो, ये बी है, ये ए हो गया, ये बी है, ए है, फिर हमने स्क्वायरिंग करना है इसको, तो ये हमने बी ले लिया है, ठीक बात। इसका फायदा क्या होगा, हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने बी ले लिया, बी इधर, ठीक। अब ई और सी जो पॉइंट मिला इसके बीच में कोई एक मिड पॉइंट चूज करना, अब इसमें एक कोई मिड पॉइंट चूज करना है, वो मिड पॉइंट हमने यहाँ पे चूज करना। अब इस मिड पॉइंट को कुछ नाम दे दो एफ। अब ये मिड पॉइंट का क्या मतलब, तो किसका मिड पॉइंट, ईसी का मिड पॉइंट है एफ, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। अब करने का फायदा क्या होगा हम आगे समझेंगे जब अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। तो अब पहले पार्ट क्या है, ई ले लेंगे यहां से बी डिस्टेंस पे, फिर ईसी के मिड पॉइंट को चूज करेंगे जिसको एफ नाम दिया, जिसमें ईएफ और एफसी इक्वल हो जाएगा। अब डी और एफ को एक स्क्वायर का साइड चूज करना है, तो सोचो इतना अगर बी बढ़ाया गया है, तो अब यहां से आगे हम बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट शेप में ड्रॉ करें। तो अब यहां से आगे बढ़ा लेते हैं, अब यहां से
ये आ जाएगा और ये, ठीक समझ। तो अब डीएफ साइड लेंथ का एक स्क्वायर बना, डीएफ साइड लेंथ, डीएफ साइड लेंथ का ये स्क्वायर बना। तो डीएफ साइड लेंथ का स्क्वायर बनाया गया, सुनना, ये बी है, ध्यान से समझते जाओ। ये अगर बी है और ये वाला अगर ए है, तो ये जो यहां से लेकर ये वाला, ये वाला, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? तो इस पार्ट को इजीली दिख रहा होगा तुमको कि कंप्लीट ए ये बी है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ए माइनस, अगर ये वाला पार्ट ए माइनस बी होगा तो ये वाला एफ का पोर्शन यहां से लेकर के यहां, ये वाला पोर्शन इस ए माइनस बी का हाफ हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन ए माइनस बी 2 हो जाएगा। अब a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 में b को ऐड कर दें तो df मतलब ये जो स्क्वायर बनाया है उसका साइड लेंथ मिल जाएगा। तो उस स्क्वायर का साइड लेंथ अब कितना हो जाएगा वो ध्यान से समझो, b प्लस a माइनस बी बाई 2। तो b प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 ये इस स्क्वायर का साइड। अगर हम जिसको सॉल्व करें तो यहां से एलसीएम अगर हम इसको b माइनस a बाई 2 इस साइड सॉल्व कर लें ताकि डायग्राम थोड़ा क्लीन कर, तो इसको सॉल्व करें तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एलसीएम ले लेने के बाद यहां से क्या बच जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से समझना, इसका मतलब हमने जो स्क्वायर बनाया उस स्क्वायर का साइड लेंथ कितना आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 जो हमने स्क्वायर बनाया। मेन एम क्या है, ऐसा स्क्वायर बनाना जिसका एरिया ए बी आए। तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, पहले समझो a प्लस बी बाई 2, ठीक बात। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, दिस इज डी एफ जी एच। तो डी एफ जी एच जो स्क्वायर बना है उसका साइड लेंथ मिल गया a प्लस बी बाई 2। अब इस h को वर्टेक्स मानकर, ध्यान से समझना, इस h को वर्टेक्स एज्यूम करके अब hg और hd दोनों स्क्वायर का साइड लेंथ है, तो अब उसका एरिया सेम है, तो इसको वर्टेक्स एज्यूम करके और hg को रेडियस एज्यूम करके hg और d के बीच में एक आर्क ड्रॉ करें। कैसा आर्क ड्रॉ होगा वो देखिए, कैसा आर्क ड्रॉ होगा। सीधी सर्किल ड्रॉ हो, एक मिनट छोड़, आर्क ड्रॉ करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट आर्क के लिए हमारे पास कोई से आर्क के लिए नहीं है, तो वहां से ड्रॉ कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आर्क ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आर्क देखना कैसा ड्रॉ होगा, h को सेंटर मानकर और hg को रेडियस मानकर हम आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने जो आर्क ड्रॉ करा, ये आर्क में कहीं ना कहीं इस ए बी लाइन को एक पॉइंट पे कट कर देगा और वो पॉइंट को मान लो वो के है। कोई प्रॉब्लम है इसमें जो हमने करा? नो सर। ठीक है, तो अब उस पॉइंट को के पे कट करेगा, ध्यान से समझते हैं। अब के पे कट करेगा तो अब क्या करना है कि उस के पॉइंट से पास होने वाला एक के पॉइंट से पास होने वाला एक पैरेलल लाइन मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, इसके पैरेलल एडी के पैरेलल के पॉइंट से पास होने वाला ऐसा, ठीक। तो जब ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, अभी उसको हम हवा नहीं छोड़ रहे, बताते हैं आगे क्या। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसको जाकर के एक पॉइंट पे कट कर, तो जब इसको एक पॉइंट पे कट कर देगा तो मान लो उसको हम नाम रख देते हैं एम पॉइंट पे कट कर, ठीक। तो जब ये एम पॉइंट पे यहाँ पे कट कर देगा इसको, तो अब एच एम साइड का एक स्क्वायर बना, एच एम साइड का हमने क्या करा देखना, एच को सेंटर एज्यूम करके
और एच जी को रेडियस एज्यूम करके आर्क ड्रॉ किया डी और जी के बीच। वो आर्क ए बी साइड लेंथ को के पे कट करा। अब के से पास होने वाला एक हमने पैरेलल लाइन एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करा, वो पैरेलल लाइन इस लाइन को एच जी लाइन को एम पे कट करा। तो अब एच एम को साइड कंसीडर करके एक स्क्वायर बना। तो एच एम को साइड कंसीडर करके अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो कैसा होगा? एच एम को साइड कंसीडर करके स्क्वायर बना, इसको हम थोड़ा सा तो अब ये स्क्वायर बना, ये स्क्वायर का एरिया कितना होगा यही हमको फाइंड करना है। तो समझना ये वाला हमने जो अभी मिटाया था, ये वाला साइड लेंथ को हमको पता चल गया, दिस इज a माइनस b बाई 2, ये वाला। ठीक, अब यहां से जो स्क्वायर मिला मेन एम है उसका एरिया पता, तो ध्यान से समझ लेना उसका एरिया कैसे पता। तो ये जो h है इस h को k से मिला, इस h को k से मिला, तो इस h को k से मिलाने के बाद हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा HKM। तो राइट ट्रायंगल HKM इसको देखना अच्छे से, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल HKM दिखा जिसमें HK के इक्वल वैल्यू बता देना, HK किसके इक्वल है? तो HK जो है वो कंप्लीट HG के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक सर्किल का आर्क है। तो जब सर्किल का आर्क है तो आर्क के किसी भी पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो वो कंप्लीट सबका लेंथ इक्वल होगा। तो HD और HG सब इक्वल होगा, तो HK का भी लेंथ a प्लस b बाई 2 के इक्वल होगा। या सुन रहे एक बात बता दो, HK इज a प्लस b बाई 2, क्लियर है? यस है। ठीक, तो HK a प्लस b बाई 2। अब ये जो KM है, KM जो हमने बताया KM, तो KM कितना है? ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कितना है? b से कितना अधिक है? a माइनस b बाई 2, तो ये वाला पार्ट है a माइनस b बाई 2। ठीक है, इधर b था और ये हमने जो स्क्वायर बनाया है, तो इधर वाला साइड और इधर वाला साइड दोनों सेम होगा, तो ये b और b हो चुका है, तो डेफिनेट है a माइनस b बाई 2, a माइनस b बाई 2। तो km जो लेंथ है वो a माइनस b बाई 2। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में HKM में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो HKM में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, समझ, तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें इसमें तो क्या लिख सकते हैं? देखो यहां से ये वाला जो साइड है HM परपेंडिकुलर हो गया, तो HM स्क्वायर इज इक्वल टू HM स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? तो HK स्क्वायर प्लस KM स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो? पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस सर। ठीक, तो अब HK, तो HK का वैल्यू क्या है? a प्लस b बाई 2 दी होल स्क्वायर, और Km का वैल्यू क्या है? a माइनस b दी होल, a माइनस b बाई 2 दी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम, a प्लस b दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर यहां से सॉरी ये हाइपोटेनस है ना HK, तो HM स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, साइन का मिस्टेक है, तो लग रहा था कि वो कुछ माइनस होगा, ये माइनस। तो अब यहां से ये माइनस, तो दिस इज माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर कितना आ गया? 4ab बाई 4 इज इक्वल टू ab। अब देखो ये जो HM है इसका मतलब हमारे पास यहां पे जो स्क्वायर मिला HM इसको नाम रख दो n, तो HMN O,
तो HMNO जो स्क्वायर मिला उसका एरिया एक मतलब HM का स्क्वायर, तो HM का स्क्वायर कितना मिला AB में। इस तरह से हमारे पास जो स्क्वायर मिला HMNO वो जिसका एरिया AB है वो एक स्क्वायर है और वही स्क्वायर ABCD रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। हो गया क्या काम हम लोग का? क्लियर बात? यस सर। नो सर। तो अब ये समझ लो कि रेक्टेंगल का हमने स्क्वायरिंग कर डाला, AB एरिया था रेक्टेंगल का, उसी की इक्विवेलेंट हमने एक स्क्वायर बना डाला HMNO जिसका एरिया AB के इक्वल है। एक बार और अगर इसको समराइज कर दें कैसे कैसे हमने किया, पहले रेक्टेंगल से जिसका लेंथ A और ब्रेड्थ B, फिर इस CD लेंथ साइड पे D से B डिस्टेंस पे पॉइंट E चूज करा, फिर E चूज करने के बाद EC लेंथ मिला हमारे पास, तब उस EC का मिड पॉइंट F चूज करा, फिर DF को साइड लेंथ कंसीडर करके एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया DFGH। अब इस स्क्वायर में HG और HD ये दोनों साइड लेंथ सेम हो गया, HG एंड HD। अब H को सेंटर एज्यूम करके G और D के बीच में हमने एक आर्क ड्रॉ, अब वो आर्क इस AB साइड को K पे कट कर अब उस K पॉइंट से पास होने वाला इस AD लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करा, वो पैरेलल लाइन इस HG लाइन को M पे कट कर, अब वो M पे कट करा तो इस तरह से HM साइड लेंथ को एज्यूम करके हमने एक स्क्वायर बना डाला। इस स्क्वायर का एरिया हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ये प्रूफ कर चुके हैं कि AB के इक्वल होगा। इस तरह से रेक्टेंगल A और B साइड लेंथ का स्क्वायरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। क्लियर बात? यस। क्लियर है? यस सर। इसको नोट करो, ठीक है, नोट करो। सही हो गया। तो अब तुम लोग 6.2 अच्छे से कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट क्लास में हम 6.2 का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, अगर डाउट हुआ तो। ठीक है, कंप्लीट हो गया पूरा कि अभी कुछ बचा है? कुछ 6.2 नो सर हो गया। चलो 6.2 हो गया है। तो अभी हम कुछ शाम इवनिंग तक तुम लोग को कुछ क्वेश्चन सेंड करेंगे इस चैप्टर के। इस चैप्टर का हमने अभी कुछ क्वेश्चन सेंड नहीं करा है। नो सर। ये
ठीक है, तो हम सेंड करेंगे। और एक और बात हम डिस्कस करना चाह रहे थे, 6.2 हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम हम एरिया ऑफ सर्किल के बारे में बात करेंगे। ठीक, एरिया ऑफ सर्किल। उसके अलावा जो भी इस चैप्टर में कंप्लीट करना हो जाने के बाद पूरा फर्स्ट बुक मैथमेटिक्स में हाफ ईयरली में आ रहा है तुम लोग का, पूरा फर्स्ट बुक आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो अभी हम लोग के पास 2 चैप्टर बचा है, जिसमें प्रोबेबिलिटी है एक चैप्टर जो कि बहुत आसान है। इसको हम ज्यादा नहीं 2 से 3 क्लास में मैक्सिमम इसको हम अच्छे से कर लेंगे। अच्छे से करेंगे तब 2-3 क्लास दिया, अदरवाइज तो एक ही क्लास में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे 2-3 क्लास में प्रोबेबिलिटी, और इसके अलावा तो हम लोग का आसानी से मैथमेटिक्स हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो चुका है ना सारा? यस सर। ठीक है, मैथ का हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री हो चुका है, बायोलॉजी का थोड़ा सा हम उसको नोट्स के बारे में तुमको भेजते हैं फिर स्टडी से। ठीक है, तो मेन लगभग हम लोग का हो चुका है, और फिर साइंस में टेंशन नहीं है ज्यादा, मेन इसमें है बाकी प्रोबेबिलिटी, और ये इसका भी टेंशन मत लेना है, बहुत आसान चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तुम लोग को ओरली आंसर करना सीख जाओगे, तुमको 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। इसके अलावा एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि पहले 10th क्लास में हुआ करता था। ये पहले 10th का पार्ट हुआ करता था, मतलब इस बार 10th के बोर्ड में पूछा जाएगा, लेकिन जब तुम लोग बोर्ड के एग्जाम में पहुंचोगे 10th में, उस समय ये 10th से गैप हो चुका हो। ठीक है, मतलब तुम लोग पहले हो ऐसे जिसके साथ ये सिलेबस चेंज का पैटर्न चल रहा है। तो अभी जो इस साल जो 10th होने वाला है कि बच्चे, मतलब अगले साल जो मार्च के महीने में एग्जाम देंगे, वो लोग सीक्वेंस एंड सीरीज 10th में एग्जाम देंगे, लेकिन तुम्हारा 9th में इंक्लूड कर दिया गया, और वो पूरा का पूरा जो 10th के बच्चों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग, क्योंकि सिलेबस चेंज है तो 10th में वो चैप्टर वापस से मिलेगा नहीं। ठीक है, 11th में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो हम लोग इसको भी करेंगे यहीं पे जो 10th का पोर्शन। एक बात, तो जब ये प्रोबेबिलिटी इजी वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो पहले तो हम ये देखेंगे एरिया ऑफ द सर्किल, जो कि बहुत अगेन आसान है। क्वेश्चन सेंड करते हैं होमवर्क बनाने के लिए, अगर 6.2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसको एक बार प्रैक्टिस कर ले खुद से। इतना लंबा प्रोसेस है, किसके किसके क्या कर ले, अभी कुछ अजीब लग रहा हो। ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जब सेंड कर देंगे तो एक बार वापस से इसको सुनना अच्छे से कि स्क्वायरिंग ऑफ 2D फिगर क्या है, स्क्वायरिंग ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तब तुम दोबारा एक बार बिना देखे हुए इसके पढ़ो, ये हो जाएगा आसान। ये सोच के मत कर एग्जाम है तो फिर भी ठीक है कि चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रिपरेशन एग्जाम के टाइम पे करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार जरूर कर लेना। ठीक है।